दुनिया में किताबों की कमी नहीं है और अच्छी किताबों की तो कतई नहीं। मैंने कई बार ये महसूस किया है कि किताबें भाषा की बंदिशों के कारण, किताबों के बारे में जानकारी के अभाव के कारण या वक्त की पाबंदियों के कारण आम जनता तक नहीं पहुंच पाती हैं। इस चैनल के ज़रिए ये कोशिश है कि कुछ नॉन फिक्शन किताबों की समरी आप तक लाई जाए, जिससे उस किताब के बारे में इंटरेस्ट पैदा हो और अगर किताब पढ़ने का मौका ना मिले तो कुछ जानकारी ही मिल जाए। मैंने हर संभव कोशिश की है कि पर्सनल व्यूज़ ना बाहर आएं और सिर्फ किताब की कहानी की ही बात हो। सारांश में हम बात कर रहे थे नॉर्वेजियन लेखक योस्टाइन गार्डनर की लिखी किताब सोफ़ीज़ वर्ल्ड की, जो हिंदी में सोफ़ी का संसार नाम से प्रकाशित हुई है। किताब 1991 में प्रकाशित हुई थी और ये हमारे ज़माने की शानदार किताबों में से है। 4 करोड़ से ज़्यादा कॉपीज़ बिक चुकी हैं और करीब 60 भाषाओं में तर्जुमा हो चुका है। किताब फ़िलॉसफ़ी या दर्शन से जुड़ी है। इसमें प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक पश्चिमी दर्शन के विकास और उससे पढ़ने वाले मानवता के विकास पर असर को बताया गया है। इसमें किसी एक दर्शन या दार्शनिक की विस्तृत व्याख्या नहीं है, बल्कि सभी दार्शनिकों के विचारों को बड़े ही रोचक तरीके से लिखा गया है। इसे पढ़ने के बाद आप खुद चिंतन कर सकते हैं कि आपके जीवन का दर्शन किससे मेल खाता है, और फिर अगर आपका मन करे और जिज्ञासा हो तो उस दर्शन या दार्शनिक का गहन अध्ययन किया जा सकता है। यही इस किताब की खूबसूरती है। पिछला भाग हमने समाप्त किया था यूनानी दर्शन के विराम से। वहीं से आगे बढ़ाते हैं। 4वीं शताब्दी के बाद संस्कृति में गिरावट आई। रोमन समय में बड़े शहर, उनमें लाइब्रेरीज, ड्रेनेज सिस्टम, पब्लिक बाथ, सीवर्स वगैरह और एजुकेशन का भी अच्छा सिस्टम था। लेकिन वो सब धीरे धीरे नष्ट हो गया। पुराना रोमन साम्राज्य 3 हिस्सों में बंट गया। पश्चिम में लैटिनाइज्ड क्रिश्चियन कल्चर, जिसकी राजधानी रोम, पूरब में ग्रीक क्रिश्चियन कल्चर, जिसकी राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल, और चूंकि नॉर्थ अफ्रीका और मिडल ईस्ट में भी रोमन एम्पायर था, तो इस इलाके में मुस्लिम कल्चर पनपा। फिलॉसफी के क्षेत्र में महिलाओं की प्रेजेंस ना के बराबर है, लेकिन किताब में एक छोटा सा जिक्र आता है हिल्डेगार्ड ऑफ बिंगन का। इनका जीवन काल रहा 1098 से 1179 तक। ये एक ईसाई नन थीं और दार्शनिक होने के साथ साथ लेखक, फिजिशियन, बॉटनिस्ट, नेचुरलिस्ट और प्रीचर भी थीं। खैर, स्पेन पर इस्लाम के कब्ज़े के बाद मिडल एजेस के अंत में तीनों धाराएं इटली में आकर मिलीं और यहाँ से शुरुआत होती है रेनेसांस एज की। 14वीं शताब्दी के अंत तक इस युग की शुरुआत हुई और इसमें ज़बरदस्त कल्चरल डेवलपमेंट हुए। ये नॉर्दर्न इटली से शुरू हुआ और फिर 15वीं और 16वीं शताब्दी में तेज़ी से बाकी जगह फैला। इस युग के 3 आविष्कारों की बड़ी बात होती है: कंपास, फायर आर्म्स और प्रिंटिंग प्रेस। किताब में बात होती है कि किस तरह रेनेसांस में आर्ट, लिटरेचर, साइंस वगैरह हर क्षेत्र में काम हुआ, लेकिन इस युग को राज्य और चर्च द्वारा की गई जातियों के लिए भी याद किया जाता है। फिर बात होती है विज्ञान के क्षेत्र में कैसे कोपरनिकस, गैलीलियो, न्यूटन, केपलर और ख़ास तौर से खगोल विज्ञान या एस्ट्रोनॉमी में हुए खोज ने ब्रह्मांड की हमारी समझ को बदल दिया और इंसान और भगवान के रिश्ते की नई परिभाषा गढ़ी। बड़ा ही रोचक दौर रहा होगा। मार्टिन लूथर और इरास्मुस ऑफ रॉटरडैम जैसे रिफॉर्मर्स की भी बात होती है। शेक्सपियर की भी बात होती है और बात होती है दर्शन में सपनों के महत्व की, जो बेसिकली कॉन्सेप्ट था अरब और भारतीय और चीनी दर्शन का। चीनी संत च्वांग-त्सू ने एक बार कहा कि मैंने सपना देखा कि मैं एक तितली हूँ, और अब मैं नहीं जानता कि क्या मैं च्वांग-त्सू हूँ जिसके सपने में मैं तितली था, या असल में मैं तितली हूँ जिसके सपने में मैं च्वांग-त्सू हूँ। अरबी किस्से, जिन्हें हम 1001 नाइट या अरेबियन नाइट्स के किस्से कहते हैं, उनमें भी ज़िंदगी को सपने से कंपेयर किया गया है। इनको हम अलिफ लैला की कहानियाँ भी कहते हैं। ये भी अरब दर्शन को समझने का अच्छा सोर्स है। पहले हम एटिमोलॉजी की बात कर चुके हैं, तो यहाँ मेरी तरफ से एक ट्रिविया कि ये अलिफ लैला नहीं है, बल्कि अल्फ लायला व लायला है, जिसका अरबी में मतलब है 1001 रातें। खैर, किताब में थोड़ा आगे चलते हैं तो बात होती है 17वीं शताब्दी के 2 महान दार्शनिकों की। 1596 से 1650 तक रहे फ्रेंच फिलोसोफर डिकार्टे की, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न फिलॉसफी भी कहा जाता है। इन्हीं का प्रसिद्ध कथन है कि आई थिंक देयरफॉर आई एम।
डेकार्टे हर चीज़ पर संशय करते थे, किसी चीज़ को सच नहीं मानते थे, लेकिन एक बार इन्हें ये ख्याल आया कि एक चीज़ तो 100% सच है, वो ये कि ये हर चीज़ में डाउट करते हैं, और इसका मतलब ये सोच सकते हैं, और क्योंकि ये सोच सकते हैं इसलिए ये भी सच होना चाहिए कि ये एग्जिस्ट करते हैं। इसलिए आई थिंक देयरफॉर आई एम। दूसरे फिलोसोफर थे 1632 से 1677 तक रहे स्पिनोज़ा। ये एम्स्टर्डम के एक यहूदी थे। ये धार्मिक रूढ़ियों के खिलाफ थे। इनका कहना था कि संसार में सिर्फ एक भगवान, एक प्रकृति है। ईश्वर कोई पपेट मास्टर नहीं है जो बाहर बैठकर सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, बल्कि उसने बस प्रकृति के नियम बना दिए हैं और संसार उन नियमों के आधार पर चल रहा है। यूरोपियन मेनलैंड से आगे चल के बात होती है ब्रिटिश फिलोसोफर्स की। जॉन लॉकी 1632 से 1704 तक। लॉकी का कहना था कि जो भी हम अपनी इंद्रियों या सेंसेस के माध्यम से ग्रहण करते हैं उसी से हमारे विचार बनते हैं। पहली बार लॉकी ने ही लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल पावर्स के डिवीजन की बात की। अगले दार्शनिक हुए डेविड ह्यूम। उनका भी फलसफा लॉकी वाला ही था और उन्होंने ईश्वर से भी जोड़ के बताया। सब मानते हैं कि ईश्वर बहुत ही अच्छा, दयालु और समझदार है, लेकिन अगर हमें अच्छाई और समझदारी जैसे गुणों का ना पता होता तो ईश्वर के बारे में भी हम ऐसा नहीं सोच पाते। धर्म के मामले में ह्यूम एग्नोस्टिक थे, मतलब ये मानते थे कि ईश्वर के अस्तित्व को ना तो सिद्ध किया जा सकता है और ना ही प्रमाणिक तौर पर नकारा जा सकता है। वो सिर्फ वही चीज़ एक्सेप्ट करते थे जो उन्होंने खुद अपनी सेंसेस से परसीव करी हों। बाकी संभावनाएं खुली रखते थे कि हो भी सकता है या नहीं भी। अगर मैंने जीवन में सिर्फ काले घोड़े ही देखे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि घोड़े सिर्फ काले ही होते हैं, और अगर मैंने या किसी और ने हमेशा कौवे का रंग काला ही देखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सफ़ेद कौवा हो ही नहीं सकता। शायद कहीं हो, बस हमने देखा ना हो। मेरी खुद की फ़िलॉसफ़ी ह्यूम के ही नज़दीक है, और बहुत सारे लोग ऐसी बातों को मूर्खतापूर्ण भी कहते हैं। आगे चले तो आते हैं फ्रेंच एनलाइटमेंट के दौर में, जिसे एज ऑफ रीज़न भी कहा जाता है। इस दौर के फ़िलोसोफर्स में कुछ बातें कॉमन थीं जिन पर उन्होंने काम किया और समाज को नई दिशा दी, जैसे सत्ता का विरोध, चेतना और जागरूकता, आशावादी संस्कृति का बढ़ावा, प्रकृति की ओर मुड़ना और मानवाधिकार वगैरह। इस काल में कई अच्छे दार्शनिक हुए जिनमें मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर और रूसो का नाम शायद आपने सुना होगा। बैक टू नेचर का नारा सबसे पहले रूसो ने ही दिया था। उसका कहना था कि इंसान प्राकृतिक रूप से अच्छा है, बस इतने सालों की सभ्यता ने उसे तबाह बर्बाद कर दिया है। फ्रेंच एनलाइटनमेंट माना जाता है 18वीं शताब्दी की शुरुआत से लेकर 19वीं शताब्दी के कुछ सालों तक। यहाँ तक आते आते लोगों को समझ आने लगा था कि गरीबी और उत्पीड़न का मुख्य कारण अज्ञान और अंधविश्वास है। इसलिए शिक्षा पे बहुत ध्यान दिया गया। फ्रेंच रेवोल्यूशन भी इसी काल की देन है। हालांकि बड़ा ही खूनी इतिहास है फ्रेंच रेवोल्यूशन का, लेकिन इसने इंसानी सभ्यता को समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र के शानदार सिद्धांत दिए हैं। प्रेस फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ थॉट्स, एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, बेटर ट्रीटमेंट ऑफ क्रिमिनल्स जैसे विचार इसी दौर की देन है। मनुष्य के इंटेलेक्चुअल लेवल को दूसरे मकाम पर पहुंचाया। मौका मिले तो फ्रेंच और रशियन रेवोल्यूशन दोनों को पढ़िएगा। इसके बाद बात होती है इमैनुअल कांट की, जिसने 1795 में लीग ऑफ नेशंस की परिकल्पना की थी, जो 125 साल बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बनी और जिसने आगे चलकर यूनाइटेड नेशंस का रूप लिया। उसने अपने लेख परपेचुअल पीस में लिखा कि विश्व में शांति स्थापित करने के लिए सभी देशों को लीग ऑफ नेशंस में एकजुट हो जाना चाहिए। इसके बाद आती है एज ऑफ रोमांटिसिज्म, 18वीं शताब्दी के अंत से लेकर 19वीं शताब्दी के मध्य तक। रोमांटिसिज्म और रेनेसांस में काफ़ी समानताएं थीं। दोनों में कला को बहुत महत्व दिया गया था। रोमांटिक मूवमेंट को यूरोप का पहला स्टूडेंट अपराइजिंग या स्टूडेंट रेवोल्यूशन भी कहा गया है। किताब में इसे 150 साल बाद के हिप्पी मूवमेंट से भी कंपेयर किया गया है। बायरन और शेली दो फेमस रोमांटिक पोएट हुए हैं। शेली को शायद आपने पढ़ा या सुना भी होगा। इनका सिद्धांत था कि सारा ब्रह्मांड मनुष्य के अंदर समाहित है
और उसके रहस्य को हम अपने अंतर्मन में झांक कर ही जान सकते हैं। दो तरीके के रोमांटिसिज्म हुए। पहला यूनिवर्सल रोमांटिसिज्म, जो बात करता था प्रकृति, संसार की आत्मा, कला इत्यादि की। ये जर्मनी के शहर येना से सन 1800 के आसपास निकला। दूसरा हुआ नेशनल रोमांटिसिज्म, वो भी जर्मनी के शहर हाइडलबर्ग से प्रचलित हुआ। ये बात करता था लोगों के इतिहास की, लोगों की भाषा की और लोगों की संस्कृति की। इसी दौर में हाइडलबर्ग के ग्रिम बंधुओं ने लोक कथाओं का संकलन किया, जो आज ग्रिम्स फेयरी टेल के नाम से प्रसिद्ध है। सिंड्रेला, रेपुंजल, हंसल एंड ग्रेटल, स्नो वाइट एंड सेवन डॉर्फ इन्हीं के संकलन की कुछ कहानियां हैं। रोमांटिक एज में कई शानदार लोग हुए जिन्होंने शानदार थ्योरीज दी। जर्मन दार्शनिक हेगल ने कहा कि इंसान की अनुभूति और बोध पीढ़ी दर पीढ़ी बदलती है, इसलिए संसार में कुछ भी अटल सत्य नहीं है और ऐसा कोई विचार नहीं है जो हमेशा और हर दौर में सही माना जाए। हेगल ने ही कहा कि मनुष्य और प्रकृति के बीच एक इंटरैक्टिव रिलेशनशिप है, यानी जब इंसान किसी भी तरह से प्रकृति को बदलता है तो प्रकृति भी इंसान को और उसकी चेतना को बदल रही होती है। डेनमार्क के सोरेन कियरकेगार्ड ने कहा कि बजाय ज़माने के सत्य को खोजने के हमें उस सत्य की खोज करनी चाहिए जो हमारे जीवन को अर्थ प्रदान करे और हमारा सत्य हो। इसके साथ साथ किताब में हिस्ट्री और नेशनलिज्म पर रोमांटिसिज्म के विचारों की बात की गई है। फिर हम किताब में पढ़ते हैं कार्ल मार्क्स और उसके सोशलिस्ट मूवमेंट के बारे में। इसकी भी बात होती है कि किस तरह मार्क्स के बाद सोशलिज्म के दो टुकड़े हुए। पहला सोशल डेमोक्रेसी के रूप में शांतिपूर्ण तरीके से समाजवाद की ओर बढ़ा और पश्चिमी यूरोप में फैला। दूसरा लेनिनिज्म, जिसका विचार था कि क्रांति ही एकमात्र जरिया है क्लास सोसाइटी या वर्ग आधारित समाज से लड़ने का। ये फैला यूरोप, एशिया और अफ्रीका में। किताब में इसके बाद आते हैं डार्विन और उनकी जीवन यात्रा। उसकी 1859 में छपी किताब ओरिजिन ऑफ स्पेशीज़ की भी बात होती है। ओरिजिन ऑफ स्पेशीज़ में डार्विन ने दो सिद्धांत दिए। पहला, जितने भी जीव जंतु पृथ्वी पर आज हैं वो अपनी प्रिमिटिव फॉर्म्स में बायोलॉजिकल एवोल्यूशन से इसी रूप में पहुँचे हैं। और दूसरा ये है कि एवोल्यूशन या क्रम विकास नेचुरल सिलेक्शन या प्राकृतिक चयन का परिणाम है, जिसे हम सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी कहते हैं। इन दोनों थ्योरीज़ की विस्तार से बात होती है। नियो डार्विनिज्म की बात होती है, जिसने म्यूटेशन की व्याख्या की। म्यूटेशन के बारे में भी लिखा है किताब में। इसके बाद जिक्र आता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति का, सिगमंड फ्रॉयड। जन्म हुआ 1856 में और वियना में मेडिसिन की पढ़ाई की। फ्रॉयड का मानना था कि इंसान और उसके प्रतिवेश या सराउंडिंग में हमेशा एक तनाव की स्थिति रहती है और हमेशा एक द्वंद्व रहता है उसकी खुद की ज़रूरतें और समाज की अपेक्षाओं के बीच। फ्रॉयड के इस सिद्धांत का भी उल्लेख है कि किस तरह बच्चे का प्लेजर प्रिंसिपल वयस्क होने पर रियलिटी प्रिंसिपल में तब्दील हो जाता है। फ्रॉयड ने मुख्यतः सपनों के विषय पर काम किया। 1900 में छपी अपनी किताब इंटरप्रिटेशंस ऑफ ड्रीम्स में फ्रॉयड ने कहा कि सपने रैंडम नहीं होते, बल्कि ये ज़रिया हैं हमारी अनकॉन्शियस का कॉन्शियस से कम्युनिकेट करने का। साथ ही साथ कई और फ्रॉयडियन कॉन्सेप्ट पर बात होती है, जैसे कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, प्री कॉन्शियस, सुपर ईगो, साइको एनालिसिस और साइकोथेरेपी। 20वीं शताब्दी के एक और फिलोसोफर का जिक्र आता है जिसकी दर्शन पर गहरी छाप है, जर्मन दार्शनिक नीत्शे। नीत्शे कमाल की शख्सियत थे। उनकी कई किताबें प्रसिद्ध हुई हैं, पर मुझे ख़ास तौर पे 1886 में लिखी गई बियॉन्ड गुड एंड ईवल काफ़ी अच्छी लगी। फिर कुछ बातें एग्जिस्टेंशियल फ़िलॉसफी और एग्जिस्टेंशियल फ़िलोसोफर्स से जुड़ी लिखी हैं। ये मनुष्य के अस्तित्व और उसके पर्पस के बारे में बात करते हैं। जैसे इसका एक दार्शनिक सार्त्रे कहता है कि जीवन का एक अर्थ होना चाहिए और यह हमारी खुद की जिम्मेदारी है कि हम अपने जीवन को वो अर्थ प्रदान करें। उसके बाद गार्डनर बात करते हैं नियो थॉमिज्म, नियो डार्विनिज्म, नियो मार्क्सिज्म, इको फिलोसोफर्स और साथ ही साथ स्पिरिचुअलिटी, मिस्टिसिज्म, क्लेयरवॉयंस और मीडियम्स की, जो ये दावा करते हैं कि वो दूसरी दुनिया या दूसरे लोक से संपर्क कर सकते हैं। अंत में सोफ़ी और उसके गुरु एल्बर्टो क्नॉक्स के ब्रह्मांड और उसकी उत्पत्ति पर कन्वर्सेशन से हमारी किताब की इतिश्री होती है। जैसा कि मैंने सारांश की शुरुआत में कहा कि फ़िलॉसफ़ी जैसे विषय पर किताब की सारांश में बात करना मुश्किल है। कई बार कॉन्टेक्स्ट खो जाता है, फिर भी कोशिश है
कि ये सारांश किताब और उसके विषय के बारे में जिज्ञासा उत्पन्न करने में थोड़ा बहुत सफल रहा हो। अगले सारांश तक के लिए अलविदा। अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।